हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी स्टार्ट करने जा रही हूँ और जिसमें कि हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला तो बच्चों, ये जो वर्णमाला है इसका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। और इसी हिंदी के वर्णमाला को, यानी कि इन वर्णमाला को हिंदी की आत्मा कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला को हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में इसे हिंदी की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो भी संप्रेषण करते हैं, संप्रेषण हम कैसे करते हैं कि किसी ध्वनि, प्रतीक, चिन्हों द्वारा हम क्या करते हैं? विचार विनिमय करते हैं। तो जिन ध्वनि, प्रतीकों, चिन्हों के द्वारा हम अपना विचार विनिमय करते हैं तो उसे ये पूरी समष्टि, ये पूरी जनसंख्या, ये पूरी पॉपुलेशन भाषा के नाम से जानती है। किसके नाम से जानती है? भाषा के नाम से जानती है। तो जब यही भाषा हम लिपियों के रूप में, लिखित रूप में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं लिपियों के माध्यम से, तो वह वर्ण कहलाते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो वर्णमाला का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में और हमारे हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और ये वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। आज हम इन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। देखेंगे हम कि ये जो वर्ण है, वर्ण, ठीक, तो वर्ण का जो अर्थ होता है कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ना किए जा सके। वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं कि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं या वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला, तो वर्णमाला हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण धन माला। ठीक, अर्थात वर्णों के, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जिसके टुकड़े न किए जा सके वे वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण धन माला, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हमारे वर्ण होते हैं, यानी कि ये जो हमारे वर्ण होते हैं, ये होते कितने प्रकार के हैं, ये वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे ये वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हमारा हो जाएगा स्वर
और दूसरा हमारा हो जाएगा व्यंजन। व्यंजन, ठीक। जब हमने देखा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के हमारे दो प्रकार हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो बात आती है कि ये स्वर क्या होते हैं, ये व्यंजन क्या होते हैं। लेकिन इन प्रकारों से पहले हम एक पॉइंट पे और बात कर लें, ये जो हमारे वर्ण होते हैं ये होते कितने प्रकार, ये इनकी संख्या कितनी होती है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में हमारे वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। अगर हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, किसकी, मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, ठीक। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में अगर हम टोटल वर्णों की संख्या पूछें तो वे 52 हो जाती है, और मूल वर्णों की संख्या पूछें तो वे 44 हो जाती है। अभी हमको ये नहीं देखना है कि ये 52 कैसे होती है और ये 44 कैसे होती है। क्यों, अभी हमको सिर्फ मोटी मोटी बातें देखनी है, आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 52 हो जाएंगे और किस प्रकार से 44 हो जाएंगे। ऐसे ही बनाते बनाते ग्राफ इसी के अकॉर्डिंग ये 52 और 44 भी निकल कर सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे ये दो पॉइंट बताने का ये मुख्य मेरा उद्देश्य है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर्स में आएंगे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में आप ये समझ लीजिए वर्णमाला से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, जिसमें कि वे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। और होता क्या है कि सबको पता है कि वर्णों की संख्या 52 होती है, तो ये 44 ना लगाकर 52 लगा देते हैं और वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन वो घुमा के पूछेगा और क्वेश्चन वो यही पूछेगा कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है बच्चों 44, ठीक। तो क्वेश्चन वो इस प्रकार से पूछेगा। तो यहाँ पे मेरे बताने का यही उद्देश्य है कि आप अगर पूछे पूरी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो वे 52 होगी, और केवल मूल वर्णों की संख्या पूछे तो वे 44 हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट बहुत मुख्य हैं, आपको ध्यान में रखने होंगे। और बाकी एक ये परिभाषा है कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वे क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे, वर्णमाला कहलाएंगे। और दो ऑप्शन लग गया, तो आपको याद रखना है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे आपको अभी छोड़ा था कि वर्ण के प्रकार हमने देखे थे कि वर्ण के प्रकार 2 प्रकार से हो रहे थे, ठीक। क्या था, स्वर और व्यंजन। तो अब बात आती है कि ये स्वर क्या होते हैं और ये व्यंजन क्या होते हैं। तो देखते हैं हम स्वर किसे कहते हैं। स्वर कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उच्चारित हो, ठीक। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो वे क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो वो व्यंजन कहलाएंगे। यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या, व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि वर्णों के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अगर आपसे पूछे
कि स्वर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जो स्वतंत्र रूप से या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन पूछे कि उससे किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बात रही हमारी केवल मोटी मोटी बातों की। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे कि स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। इसी में बच्चों को एक क्वेश्चन पूछ देगा कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भी कितनी होगी? 11 ही होगी। कुल लगने से क्या होता है कि आंसर 13 भी निकल आता है। क्यों निकल आता है? क्योंकि संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है और जब वो कुल लगा देता है तो वहीं हम भ्रमित हो जाते हैं और हम वहां पर 13 लगा देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर तीनों पॉइंट्स नोट करवाऊंगी कि स्वरों की कुल संख्या 11 ही होती है। ठीक, संस्कृत में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर वो पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो भी 11 होगी। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो भी 11 होगी। अगर वो पूछे संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो वे 13 होगी। ठीक है, बस ऐसे ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये तो बात थी हमारी मोटी मोटी बातों की, लेकिन ये सभी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो स्वर हैं जिनको हमने कहा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, पर ये कौन कौन सी मतलब कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि स्वरों की संख्या जो 11 है वे कौन कौन सी है। तो 11 स्वर हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो वे हमारे स्वर कहलाते हैं। और स्वर कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे इसको। अ आ ई, ठीक है, उ ऊ री, ए आई, ओ औ। ठीक, ये हो गए हमारे 11 स्वर। ठीक है, ये हो गए हमारे 11 स्वर। आ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ। तो इस प्रकार से ये हमारे 11 स्वर हो जाते हैं। और संस्कृत में यही री ओल री 2 और बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे ये 13 स्वर हो जाएंगे। पर हमको यहाँ पे हिंदी में वर्णमाला पढ़नी है। ठीक है, तो हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं वे हमारे होते हैं 52 संख्या होती है। मूल वर्ण उनके 44 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। और जो 11 स्वर होते हैं वे होते हैं हमारे आ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 11 स्वर। अब बात आती है कि ये जो स्वर हैं इन्हीं स्वरों की क्या लगती है? मात्रा लगती है। मात्रा लगने के कारण इन्हें कहते हैं कि मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? मात्रिक स्वर। देखते हैं पहले इनकी हम मात्रा लगाएंगे कि किस प्रकार से इनकी मात्रा लगेगी। मात्रा देख लेते हैं इसकी। जैसे कि ये है छोटा आ, तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब आया हमारा बड़ा आ, ठीक, बड़े आ की ये मात्रा होती है। फिर आई हमारी छोटी ई, ठीक, तो छोटी ई की मात्रा हमारी होती है। ठीक,
छोटी ई की मात्रा हमारी होती है। कैसी होती है? इस प्रकार से होती है। ठीक, फिर आई हमारी बड़ी ई, तो बड़ी ई की भी मात्रा होती है। फिर आया हमारा छोटा ऊ की भी होती है। ठीक, फिर आया हमारा बड़ा ऊ की भी होती है। ठीक, अब आया हमारा री, तो री की मात्रा भी होती है। कैसी होती है? इस प्रकार से। ठीक, फिर आया ए, तो ए की भी मात्रा होती है। फिर आया हमारा आए, तो आए की भी मात्रा होती है। ठीक, फिर आया हमारा ओ, तो ओ की भी मात्रा होती है। ठीक, और फिर आया औ, तो औ की भी मात्रा हमारी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मात्राएं ठीक, इस प्रकार से हमने देखा मात्राएं होती हैं। लेकिन इससे पॉइंट वाली बात क्या है कि वो पूछेगा कि मात्राएं कितनी होती है। तो मात्राएं कितनी हुई? प्राय आप लोग क्या क्या पता होता है कि मात्राएं 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, पर होता क्या है, क्वेश्चन कहां से गलत हो जाता है कि जैसे हम जानते हैं कि स्वरों की मात्रा लगती है और स्वर हमारे कितने होते हैं, तो स्वर हमारे 11 होते हैं, इसलिए हमारी मात्राएं भी क्या होती है? 11 होती है। तो वहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसमें कि हमारी छोटी आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। पॉइंट वाली बात यही है कि मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि मात्रिक स्वर कितने होते हैं, मात्रिक स्वर कितने होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या जाएगा? मात्रिक स्वर कितने होते हैं। तो कॉमन सी बात है, क्वेश्चन हमारा इसका उत्तर जाएगा मात्रिक स्वर हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हमने जाना कि वर्णमाला किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्णमाला जो होती है वे 2 शब्दों से मिलकर बनता है और जिसको हम कहते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वे वर्ण कहलाते हैं। और जब हमने वर्ण के प्रकार किए तो हमने देखा कि वर्ण के 2 प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो रहे थे उन्हें कहा जा रहा था स्वर, और जो स्वरों की सहायता से बोले जा रहे थे उन्हें कह रहे थे हम व्यंजन। तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 हो गई और मूल वर्णों की संख्या 44 हो गई और स्वरों की संख्या 11 हो गई और कुल स्वरों की संख्या भी 11 हो गई और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो गई। ठीक, अब ये स्वर होते कौन कौन से हैं? तो ये स्वर हमारे होते हैं अ आ इ उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो जब हमने इन स्वरों की मात्रा लगाई तो स्वरों की मात्रा लगाने के कारण मात्राएं मात्रिक स्वर हो गए हमारे 11। 11 कैसे हो गए? हमने सबकी मात्रा लगा के देखी तो हमने पाया कि आ यानी कि छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए हमारे मात्रिक स्वर पूछे जाते हैं तो वे होते हैं 11। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वे होती है हमारी 10। देखिए मैं भी यहाँ पे भी गलती कर रही हूँ और मात्रिक स्वरों की संख्या हमारी 10 ही होती है और 11 में लिखी बैठी हूँ। ठीक है, मात्राएं कितनी होंगी? 10 होंगी और मात्रिक स्वर भी कितने होंगे? तो वे 10 होंगे। तो बच्चों आज हमने वर्णमाला के कुछ मेन फीचर्स की बात की। अभी ये वर्णमाला बहुत लंबी है, इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वर्णमाला से ही आएंगे। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आया होगा। क्लास बहुत टफ है, चीजें बहुत छोटी हैं, सरल है दिखने में लेकिन है बहुत कठिन, इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ें। और हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और स्वर के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीजें बची है स्वर में और फिर हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।